दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ परवेज़ त्यागी जी हैं और परवेज़ त्यागी जी मूलतः मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। मेरठ में लंबे समय जर्नलिज़्म की है, इन दिनों लखनऊ में भी जर्नलिज़्म की है और इन दिनों पंजाब में है। यहाँ आए हुए हैं तो हमने सोचा इस मौके का इस्तेमाल कर लें और इनसे बात करें, क्योंकि यूपी में इस समय 10 सीटों पर उपचुनाव चल रहा है। 10 क्या 9 ही सीटें हैं, एक का भी प्रोग्राम डिक्लेयर नहीं हुआ है। और मुजफ्फरनगर बहुत अहम है क्योंकि वहाँ मीरापुर सीट पर चुनाव हो रहा है और कई घटनाक्रम हाल में बड़ी तेज़ी से बदले हैं सियासत में। मुजफ्फरनगर में जमीयत उलेमाए हिंद के कुछ लोग किसान नेता राकेश टिकैत से मिले और उन्होंने ये कहा कि बुढ़ाना में जो घटना हुई, बुढ़ाना में दरअसल ये हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ कि बुढ़ाना में अखिल त्यागी नाम के एक युवक ने फेसबुक पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कुछ लोग सड़कों पे आए थे और पुलिस ने एफआईआर लॉन्च की, उसे अरेस्ट किया, जेल भेज दिया। इसके बाद मामला शांत हुआ। उसके 1-2 दिन बाद मुजफ्फरनगर के पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जो मुजफ्फरनगर से लगातार 2 बार एमपी रहे, वो अखिल त्यागी के घर पहुंचते हैं और अखिल के घर जाने के बाद वो कहते हैं कि एक्शन का रिएक्शन हो सकता है, इसलिए पुलिस को उन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो अखिल त्यागी के घर पे आए थे। और उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाया कि उन लोगों ने पथराव किया था। इस घटना के बाद पुलिस ने बड़े पैमाने पर लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, जेल भेज दिया उन्हें। और आज जमीयत उलेमा हिंद के लोग राकेश टिकैत से मिले। उन्होंने टिकैत साहब से कहा कि पुलिस जो है इस आड़ में बहुत सारे निर्दोष लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर रही है, उन्हें उठा रही है, उनको परेशान कर रही है। तो राकेश टिकैत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने ये कहा कि 2024 में यहाँ 2013 को रिपीट करना चाहते हैं, कुछ लोग दोहराना चाहते हैं और इसे होने नहीं देंगे किसी भी सूरत में। मुजफ्फरनगर अब बहुत आगे निकल चुका है। तो परवेज़ त्यागी जी, हम आपसे समझना चाहेंगे कि कुछ घटनाएं होती हैं, एक ये बुढ़ाना की घटना है, एक गाज़ियाबाद की घटना है जहां यति नरसिम्हानंद और उनके शिष्य जो है वो एक बयान देते हैं और वहाँ रिएक्शन होता है, उसके बाद फिर बहराइच तक ये सिलसिला पहुँचता है। तो आप इस पूरे घटनाक्रम को किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्या इसका चुनाव से कोई रिश्ता है? नहीं राणा जी, जब राजनीतिक लोगों का किसी मामले में हस्तक्षेप होता है तो निश्चित रूप से उसका चुनाव से कनेक्शन होता है, सियासत से जुड़ाव होता है। आप देखिए कि जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया है कि बटेंगे तो कटेंगे, तब से चीज़ें बहुत ज़्यादा एकदम से तनावपूर्ण होती जा रही हैं, माहौल बदलता जा रहा है। उसके बाद ही आपका डासना हुआ, उसके बाद ही आपका बुढ़ाना हुआ, उसके बाद ही आपका बहराइच हुआ। उससे पहले आपने देखा है कि कावड़ के दौरान किस तरीके से भोजनालयों, ढाबों, होटलों को लेकर किस तरीके की टिप्पणी होती रही है। उससे पहले स्वामी जो यशवीर हैं बाघरा वाले, उनका पूरा आपने एपिसोड देखा ही है कि किस तरीके से वो विशेष जो समुदाय विशेष के जो होटल हैं, ढाबे हैं या जो भी अपने खाने कमाने के संसाधन हैं, उनके ऊपर नामों को लेकर किस तरीके का उनका रिएक्शन आता रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही हैं, सरकार से कनेक्ट कर रही हैं, सत्ता से कनेक्ट कर रही हैं, राजनीति को प्रभावित कर रही हैं, राजनीति से कनेक्ट कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की हरकतें करने वाले के किसी के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई अभी तक सरकार की तरफ से नहीं की गई है। क्योंकि अगर आप माहौल को शांत करना चाहते हैं, माहौल में आप शांति चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको जो असामाजिक तत्व हैं, जो समाज के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, समाज में अशांति फैलाना चाहते हैं, उनके खिलाफ आपको कठोरतम कार्रवाई करनी पड़ेगी। उसमें वर्ग, धर्म, जाति, मजहब नहीं आपको देखना है, उसमें आरोपी की नीयत को आपको देखना है कि उसकी नीयत क्या है और वो किस मंशा से इस काम को करना चाहता है। लेकिन जब कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण उनको प्राप्त होने लगता है, सरकार प्रायोजित चीज़ें फिर नज़र आने लगती हैं। वो इसी तरीके का आपका चाहे बुढ़ाना हो, अगर आपके पूर्व मंत्री वहाँ जा रहे हैं, उनके किसी ने लिखा है तो उन्होंने उसकी भर्त्सना करने के बजाय उसके घर पे जाकर उनका समर्थन कर रहे हैं और एक्शन का रिएक्शन करने की बात कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? उन्होंने जो शब्द कहा है, शब्द के अपने एक बड़े मायने हैं। बिल्कुल जो राकेश टिकैत कह रहे हैं कि 13 वाला जो दंगा है, जो मुजफ्फरनगर में जो 13 का दंगा हुआ, उससे कितनी जानमाल की हानि और कितना बड़ा नुकसान हुआ, भाईचारे को, एक सांप्रदायिक सौहार्द को कितना बड़ा नुकसान हुआ, उसको जिन लोगों ने भुगता है वही जानते हैं। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि वो चैप्टर लोगों ने ठीक से पढ़ लिया है, उसे अब यहाँ के लोग दोबारा खोलना नहीं चाहते हैं।
निश्चित रूप से बिल्कुल सही बात है। जो आप देखिए कि जहाँ इस तरह की घटनाएं होती है, चाहे वो कोई भी शहर रहा हो, कोई भी जिला रहा हो, कोई भी कस्बा रहा हो, जिस तरीके की वहाँ घटना हुई है, वहाँ का जो विकास है, डेवलपमेंट है और जो वहाँ की जो चीज़ें एकदम बहुत तेज़ी से बदलती हैं। मुजफ्फरनगर जो तरक्की की ओर अग्रसर हो सकता था, एक औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक नगरी मुजफ्फरनगर को कहा जाता है। लोहे का एक बड़ा कारोबार का बड़ा सेंटर भी है मुजफ्फरनगर, और आप किसानों की एक बड़ी बेल्ट है, गन्ना बड़ी बेल्ट है। तो एक जो माहौल और जो भाईचारगी पुराने ज़माने से एक लंबे अरसे से मुजफ्फरनगर में ख़ास तौर से मुजफ्फरनगर का एक नाम मोहब्बत नगर भी कहते हैं। लोगों की जो आपस में मीठी भाषा में जब बोलते हैं, ज़बान में कहते हैं, तो उसे मोहब्बत नगर भी कहते हैं, यानी कि गुड़ की मिठास और जो एक आपस में प्यार की, हाँ, बड़ी मंडी भी है, एशिया की बड़ी मंडी है, गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा जिला भी कहा जाता है मुजफ्फरनगर। तो जो मिठास है, तो एक मोहब्बत नगरी के नाम से भी मुजफ्फरनगर को जानते हैं। ऐसा नहीं है, तो जो कड़वाहट मुजफ्फरनगर में घोली गई थी दंगे के दौरान, उस कड़वाहट को वास्तव में दोबारा से नहीं दोहराया जाना चाहिए। और वहाँ की जनता जो जिनको उनका नुकसान हुआ, जान माल का नुकसान हुआ, वो निश्चित रूप से वो जानते हैं कि दंगा या इस तरह की सांप्रदायिक जो माहौल बनता है उसके क्या परिणाम होते हैं और उसके क्या नुकसान होते हैं। ग्राउंड पे आप किस तरह का पल्स देख रहे हैं? ये जो तनाव के हालात पैदा हो रहे हैं, तो लोग क्या सोच रहे हैं इसको लेकर के? दरअसल क्या है कि जो नई जनरेशन है, एकदम युवा है, राजनीति में आगे बढ़ने की जिसकी इच्छाएं हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत जल्द कुछ अचीव करने की इच्छाएं हैं, वो इस तरह की घटनाओं को सोशल मीडिया के जरिए या तमाम अपने उलझुल बयानों के जरिए इस तरह के हवा बनाने की कोशिश की जाती है अपने को लाइट में लाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो आम जनता है, जो आम नागरिक है, जो अपनी रोजी रोटी कमाने में और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने में, दिनचर्या को अपनी बेहतर रखने में जिसका प्रयास रहता है, वो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं बचना चाहता है, दूर रहना चाहता है। आपने देखा कि सब कुछ हुआ, बुढ़ाना है, तो लेकिन बुढ़ाना के अलावा वो बुढ़ाना तक ही सीमित रहा, कहीं आपको दाएं बाएं कुछ नहीं दिखा। इसकी यही वजह है कि कहीं ना कहीं लोग जो है इस तरह की चीज़ों से अब ऊब गए हैं, वो इस चीज़ों को दोबारा से पनपने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उसका नुकसान कहीं ना कहीं हर वर्ग को, हर व्यक्ति को होता है। कुछ राजनीतिक लोग हैं जो अपनी रोटियां सेक कर निकल जाते हैं, उसका लाभ लेकर निकल जाते हैं, तो आम जनता जो है वो कहीं ना कहीं पिसती है। और जो वो आम जनता को जो नुकसान होता है, वो नुकसान इतना बड़ा होता है कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जिसके ऊपर बीतती है वही उस चीज़ को जानता है। आपने देखा कि जो दंगा प्रभावित इलाका रहा 2013 का भी, उसके क्या हालात रहे, वो दंगों के जो दाग हैं आज तक धुल नहीं पाए हैं। तो इससे इस तरीके से अगर दोबारा कोई स्थिति या हालात, कोई व्यवस्था ऐसी बनती है, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान का अंदेशा सभी को है। आपको क्या लगता है ये जो 10 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है, इन पे क्या असर इस तनाव का होने वाला है? पूरा का पूरा देखिए क्या हरियाणा में दिया गया बयान, हरियाणा से पहले यूपी में भी, फिर प्रधानमंत्री भी वही भाषा बोलते हैं जो मुख्यमंत्री बोलते हैं, फिर आरएसएस के संघ प्रमुख जो है, आरएसएस प्रमुख है, वो भी वही भाषा बोलते हैं, मोहन भागवत। तो आप अंदाजा कीजिए कि आखिर करने का प्रयास क्या किया जा रहा है। कहीं ना कहीं मैसेज देने का, सियासी तौर पर मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है, राजनीतिक तौर पर मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है, और उस मैसेज को पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जो नीचे स्तर के नेता होते हैं उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, और वही इंप्लीमेंट करने की कोशिशें हो रही हैं छोटी छोटी चीज़ों से। जो दंगा ना होने का दम भरते थे 7.5 साल उत्तर प्रदेश में, 8 साल लगभग उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को हो गई है, कहीं ना कहीं अब वो दंगे का दाग भी उन पर लगता जा रहा है और सरकार उसको करने दे रही है। अभी आपने देखा कि बहराइच की किस तरीके की वीडियो सामने आ रहे हैं, एक अखबार के द्वारा, एक चैनल के द्वारा स्टिंग ऑपरेशन किया गया, तो उसमें चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं जो उनके इन्वेस्टिगेशन में, कि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि पुलिस ने उनको टाइम दिया है, पुलिस ने उनको करने का मौका दिया है, पुलिस ने बाकायदा उनको एक समय दिया है कि जाइए आप कीजिए, और किस किस तरीके से चुन चुन कर विशेष धर्म के लोगों के मकान दुकानों को जलाया गया है। तो वो क्या है, ये सरकार प्रायोजित दंगे हैं, इस बात की साफ बानगी दिखाई दे रही है इस चीज़ों से। और कहीं ना कहीं सरकार का उस पर ना बोलना, और सरकार के जो वहाँ के मौजूदा बहराइच के एक MLA MSC के, वो खुद उनके बयान इस बात का संकेत हैं। उनके बयानों के जो विरोधाभास है वो साफ इस बात को बता रहे हैं, साफ तस्दीक कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उस पर फंसी हुई है, जवाब देते नहीं बन रहा है भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार को। इसका रिजल्ट क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ, इम्पैक्ट? अब देखिए, जो जनता का अभी तक राणा जी ग्राउंड जीरो पर जो इसका कोई ज़्यादा प्रभाव असर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये वोट के रूप में साइलेंट तरीके से कितना कन्वर्ट हो सकता है, इसके बारे में तो अभी कल्पना नहीं की जा सकती। अगर हम एक एक सीट पे बात करें तो जैसे मुजफ्फरनगर के मीरापुर पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, वहाँ हम देख रहे हैं कि जितने प्रमुख दल हैं उनमें से RLD और BJP ने तो भी प्रत्याशी नहीं उतारा है, लेकिन BSP ने उतारा है, वहाँ ओवैसी साहब की पार्टी ने उतारा है, वहाँ जो है आज़ाद समाज पार्टी ने कैंडिडेट उतारा है, समाजवादी पार्टी ने अभी सुम्बुल राणा को टिकट दिया जो कादर राणा के बेटे की बहू हैं। तो 4-5 मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव मैदान में मेन पार्टियों से आ गए हैं। ये संख्या बाकी इंडिपेंडेंट और सब मिला के जो पर्चे लेने वालों की संख्या है वो तो 30 के करीब है, और टोटलिटी में 60 से ज़्यादा पर्चे लोगों ने लिए हैं वहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कि इसका इम्पैक्ट मीरापुर पे किस तरह से दिखाई देने वाला है?
नहीं, जिस तरीके से नामांकन प्रक्रिया अभी चल रही है, 25 लास्ट डेट है, और अभी जो प्रमुख जो मेन 2 पार्टियां हैं जो मुख्य जिनको एक बड़ा तबका फाइट की पार्टियां मानता है कि चुनाव उन्हीं के बीच होना है, उनके अभी लगभग नामांकन नहीं हुए हैं। एक का नाम फाइनल है, दूसरे का नाम भी फाइनल नहीं है, लेकिन नामांकन किसी का नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो ग्राउंड जीरो पे जो अभी चीज़ें हनचन करा रही हैं, चीज़ें कहीं ना कहीं दरअसल क्या है कि इस बार जो है हर वर्ग का प्रयास, हर जाति का प्रयास ये रहता है कि कहीं ना कहीं उसके समाज का कैंडिडेट आए, लोकल का कैंडिडेट आए। और मैं देख रहा हूँ कि पिछले दिनों से जितने भी तमाम मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं या अखबारों के जरिए जो जानकारी मिलती है, या दूसरे आजकल यूट्यूब चैनलों के जरिए जो वीडियो बनाते हैं यूट्यूबर्स, उनके जरिए जो जानकारी मिलती है और आम जनता से जो बात करते हैं, उनसे निष्कर्ष जो है यही निकलता है कि सबसे पहले वहाँ के क्षेत्र के लोगों की जो प्राथमिकता है वो अपने बीच का प्रत्याशी वो चाहते हैं कि स्थानीय प्रत्याशी हो। हाँ, बाहरी को नहीं चाहता कोई भी। दरअसल क्या है कि सबकी अपनी ज़रूरतें होती हैं, समाज में आवश्यकता होती है। आदमी कोई जनता कोई विधायक चुनती है, कोई सांसद चुनती है, तो वो चाहती है कि हमारे बीच का हो, ताकि हमारे लिए आसानी से उनसे मिलने का, या अपना काम कोई वक्त ज़रूरत में पड़ता है तो उनसे आसानी से हम लोग मिल सके जाके। अब मान लिया पूर्व का अगर आप इतिहास देखेंगे पिछले 2 चुनाव का, अगर मैं बात करूं 2017-2022 की, तो भारतीय जनता पार्टी ने गाजियाबाद से एक को गाजियाबाद से लाके पहले 2017 में तो हरियाणा से लाके चुनाव लड़ाया अवतार सिंह भड़ाना को, खतौली से मीरापुर पे 2017 में अवतार सिंह भड़ाना मीरापुर पे लड़े। 2017 में चुनाव जीते, 193 वोट से महज, ज़्यादा अंतर नहीं था हार जीत का समाजवादी पार्टी से, लेकिन जनता के वो पहुँच से बहुत दूर के नेता थे, तो कहीं ना कहीं जनता में उसको लेकर भी पैराशूट से आए और चले गए। इसी तरीके से जब अगली बार उन्होंने 2022 के चुनाव में उतारा, तो वो जो प्रशांत चौधरी है वो भी गाजियाबाद के मूल पे रहने वाले, वो भी पैराशूट प्रत्याशी थे। तो कहीं ना कहीं जनता में उसको लेकर भी एक विरोधाभास है और नाराजगी है कि हम जिनसे मिल नहीं सकते भाई, हम उनको अपना नुमाइंदा चुन रहे हैं और उन्हीं से अपनी पीड़ा नहीं बता सकते। अब कौन दिल्ली जाए, कौन फरीदाबाद जाए, कौन गाजियाबाद जाए, तो ये सारी दिक्कतें लोगों के सामने होती हैं। तो वो अपने क्षेत्र का स्थानीय अपने बीच का प्रत्याशी चाहते हैं पहले तो। गाजियाबाद में क्या स्थिति बन रही है, क्या गाजियाबाद की जो सीटें राणा जी, दरअसल क्या है कि गाजियाबाद भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा गढ़ है, इसमें कोई दरार नहीं। अगर आप 2024 के लोकसभा के चुनाव के नतीजे भी देखें और प्रॉपर गाजियाबाद सदर की जो विधानसभा है, अगर हम उसका रिजल्ट को देखें तो 1,37,000 वोट पाई है भारतीय जनता पार्टी। और जो कांग्रेस की एक अच्छा कैंडिडेट थी, चुनाव अच्छा लड़ी डोली शर्मा, समाजवादी और कांग्रेस दोनों का गठबंधन रहा, लगभग 72,000 वोट उनको मिले हैं। तो एक बड़ा मार्जिन है, उसको मार्जिन को भर पाना, उसको अंतर को भर पाना मुझे नहीं लगता कि आसान होगा। और एक माहौल भी था 2024 में, हालांकि वो माहौल अभी भी है, चीज़ें हैं बदलती हैं, लेकिन चुनाव का मूड का कोई पता नहीं है क्या बदला है। लेकिन जिस तरीके का माहौल भारतीय जनता पार्टी के लिए गाजियाबाद में देखा जा रहा है, हालांकि इस बार गाजियाबाद में अगर हम साल 2014 साल 2019 की तुलना में 2024 के नतीजों को देखें तो बहुत अंतर, करीब 2-2.5 लाख वोट कम भारतीय जनता पार्टी की जीत का अंतर है, 2-2.5 लाख वो घटा है। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि आसान है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मारना। वेस्टर्न यूपी की सीटों पर बात करेंगे तो कुंदर की में क्या लगता है, कुंदर की में तो 93 के बाद से बीजेपी जीती नहीं है और कई बार से लगातार 2012 के बाद से समाजवादी पार्टी वहाँ जीत रही है। अभी क्या तस्वीर है? जो कुंदर की है, दरअसल क्या है, ये मुस्लिम जो रुहेलखंड का जो इलाका है, ये रुहेलखंड की मुस्लिम पट्टी कही जाती है, मुस्लिम बाहुल इलाका है और लगभग 60% के आसपास यहाँ मुस्लिम मतदाता है कुंदर की जो विधानसभा सीट है। इस लिहाज से यहाँ पर आसान जीत समाजवादी पार्टी के लिए देखते हो, क्योंकि एक समाजवादी पार्टी का आपने देखा कि साल 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी मुरादाबाद की 6 की 6 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, क्लीन स्वीप किया था। 2017 में भी यही स्थिति रही थी कि केवल 2 सीटों पर वो हार गई थी। एक आपकी जो ये वाली है शहर वाली मुरादाबाद सदर वाली सीट थी, शहर की मुरादाबाद शहर, और जो दूसरी कांट वाली है उस पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। बाकी 4 फिर भी समाजवादी जीती थी। जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी का एक बम्पर लहर थी, आप प्रचंड लहर थी जिसको कह सकते हैं, सुनामी थी एक तरीके से। भाई 325 सीटें जीत जाना बड़ी बात होती है, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी 4 मुरादाबाद में लोकसभा की विधानसभा की सीटें जीती थी। और साल 2022 आते आते फिर से 5 सीटों पर विधानसभा की कब्जा कर लिया। और जो शहर की सीट हारी है इस बार भी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से, उसका महज अंतर 997 वोटों का है, 1000 से भी कम वोटों के अंतर से आ रही है। तो वो जो इलाका है पूरा, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का गढ़ है। समाजवादी पार्टी को वहाँ बढ़त है और समाजवादी पार्टी वहाँ से अच्छा लड़ती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक इस बार का जो आप उपचुनाव का जो फार्मूला, जो रामपुर फार्मूला पिछले बार से देख रहे हैं कि कुछ इलाके ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो उन्हें सेलेक्ट कर लिया और एक रामपुर वाला फार्मूला जो अपना है, जैसे विधानसभा और लोकसभा का उपचुनाव हुआ रामपुर में, तो रामपुर में जिस तरीके के हालात मतदान के दिन देखने को मिले, अगर वही हालात फिर से कुंदरकी में देखने को मिलते तो हो सकता है कि इस बार वहाँ कुछ उलटफेर हो जाए। लेकिन अगर सामान्य तरीके से इलेक्शन होता है, जो इलेक्शन होना चाहिए, तो फिर मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को हराना भारतीय जनता पार्टी के लिए कुंदरकी पर आसान है। अगर हम खैर की बात करें अलीगढ़ में,
अलीगढ़ की खैर जो सीटें इस बार जो है वहाँ पे भी दिलचस्प इलेक्शन 2024 में हुआ है, और जो विजेंद्र चौधरी थे जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के प्रत्याशी थे, उन्होंने बाकायदा खैर विधानसभा सीट पर अच्छे वोटों से बढ़त हासिल की थी भारतीय जनता पार्टी के। जबकि 2022 का जो विधानसभा का चुनाव था, वहाँ से जो अनूप प्रधान जो हाथरस के सांसद बने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे, वो विधायक बने थे, उन्होंने अच्छे अंतर से जीत दर्ज की थी। लेकिन साल 2024 में जब चुनाव होता है तो वहीं सीट जो है खेर वाली, जो सुरक्षित सीट है, रिजर्व सीट है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। तो इस लिहाज से इस बार देखा जा रहा है कि माहौल वहाँ थोड़ा सा फंसा हुआ है और चुनाव बड़ा नेक टू नेक फाइट का इस बार खैर पे हो सकता है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, जो भी समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन का जो भी प्रत्याशी होगा, उसके बीच इस बार मुकाबला खैर में बराबरी का है, कोई भी चुनाव जीत सकता है। तो धन्यवाद त्यागी जी, आपने बहुत गहराई से विश्लेषण किया और हमने त्यागी जी के ज़रिए ये जानने की कोशिश की कि पल्स क्या है, और ये जो तनाव है वो एक शेर भी है कि सीमा पर तनाव है, लगता है चुनाव है। तो वही हालात है। अब ये सीमा पर तो तनाव नहीं है, ये भीतर ही तनाव हो रहा है, सीमाओं के भीतर। और इसका क्या इम्पैक्ट होता है, क्या जनता इसको खारिज कर देती है या लोग इसमें बह जाते हैं, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। फ़िलहाल हमें इंतज़ार करना होगा नतीजों का। हम ऐसे ही बहुत सारे और वीडियो लेकर के आएंगे, बहुत सारा डिस्कशन लेकर के आएंगे और कोशिश करेंगे कि बीच में कुछ सीटों की ग्राउंड रिपोर्ट्स भी आपको दिखाएं कि रियल में पल्स क्या है, लोग क्या सोचते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑल कर दीजिएगा, वीडियो मित्रों के साथ शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार राणा जी।